में लेटर शिकायत पत्र दिया था। एमसीए ने हमसे जवाब मांगा था कि आपके पास क्या सबूत है, आप हमको एलएनटी के विरुद्ध में सबूत दीजिए तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो हमने 28 जुलाई 2025 के दिन 200-250 बायर होम बायर्स ने, एक्स-रे होम बायर्स ने सबूतों के साथ में हमने दिया एमसी आरओसी को। उसके बावजूद भी आज जो डेट है, आज 4 नवंबर 2025 है, उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज आरडी की जिम्मेदारी हम लोग यहाँ पर, क्या वो आरडी लिखना है ना वहाँ पे, सेकंड वाले में ही रीजनल रहता, दोनों में लिखिएगा, जेरोक्स में भी ओरिजिनल में भी। तो कानून का रूप लेकिन बोलना सर मतलब अमानत में ख्याल, हाँ अमानत में ख्याल मतलब क्या हुआ। हिस्ट्री इसकी ये है कि एक बिल्डर है, एक बिल्डर एक्जरिया करके, एक्जरिया करके एक बिल्डर है। उस बिल्डर के साथ इसने एक एस्क्रो अकाउंट खोला एलएनटी ने, क्या बेस लेकर के कि हम आपको फ्लैट बनाएंगे, किसके फ्लैट, और उसके लिए आपको एलएनटी की एनओसी लेनी होगी और पैसा जो है अकाउंट में डालना होगा एस्क्रो अकाउंट में। ये एस्क्रो अकाउंट है। अब ये एस्क्रो अकाउंट में पूरा पैसा आया 2017 में, पूरा पैसा उठा लिया एलएनटी ने। अब एलएनटी ने पैसा उठा लिया, ये किसके लिए है ये अकाउंट? ये फ्लैट वालों के लिए है कि फ्लैट वाले दे रहे हैं तो वहाँ पर फ्लैट बनना चाहिए। 90% पैसा उठा लिया, इसने ही उठा के ले लिया, इसने ही फाइनेंस भी किया एलएनटी ने। मतलब क्या हुआ, एलएनटी ने जैसे ये फाइनेंस, इन्होंने वहाँ घर खरीदा तो इनको फाइनेंस दिया एलएनटी ने और 90% डिस्बर्समेंट कर दिया। वो पैसा उठा कर एलएनटी ले गया। अब जब पैसे ही वहाँ नहीं है, वहाँ फ्लैट बने नहीं, तो ये बहुत बड़ा साजिश है। तो वो साजिश को पूरा पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों ने इसमें 6500 एक्चुअली ना बिल्डर्स ने एक्चुअली ना बायर्स को मतलब उनको ना बेवकूफ़ बनाया। उसने क्या किया, पैसे ले लिए, पैसे लेने के बाद फ्लैट्स नहीं बना दिए। अब ये छोटा मोटा एक्चुअली ना स्कैम नहीं है, समवेयर अराउंड 1400 करोड़ का अपने स्कैम है, जिसमें 6500 अपने बायर्स हैं। अब उसमें क्या है, एलएनटी एस्क्रो अकाउंट ओपन करके उनको फिनांस करता है, फिनांस करने के बाद पैसे भी ले लेता है और उसके फ्लैट भी बना के दे रहा है। वो क्या रहा है कि इतने दिनों से 10-12 साल हो गए, बिल्डर्स ना तो फ्लैट बना के दिया, ना ही कुछ उसके ऊपर एक्शन ले रहा है और बायर्स इधर उधर घूम रहे हैं। और आज ये हालत हो गई है कि कुछ उनमें से लोगों की बुरी हालत हो गई कि वो ना घर के ना घाट के हो गए। हम चाहते हैं कि भाई अगर ये पूरा स्कैम हुआ है, अगर एलएनटी ने पैसे उठाए हैं तो एलएनटी या तो पैसे दे या तो एक्चुअली ना फ्लैट दे। अब फ्लैट्स कोई लेने के लिए तैयार नहीं है तो पैसे ही रिटर्न करें। अब हम उनको नोटिस भेज रहे हैं, नोटिस भेजने के बाद भी वो जवाब नहीं दे रहे हैं। एक डायरेक्टर, सब डायरेक्टर्स को हमने ना नोटिस भेज दी, नोटिस का एक भी जवाब नहीं दिया। जब आप एस्क्रो अकाउंट ओपन किए तो किस लिए अकाउंट ओपन किया था और आपने पैसे क्यों लिए? दूसरा, आपने एग्रीमेंट में ये लिखा है कि बेसिकली अगर आपको जब एनओसी लेना है तो हमसे एनओसी लेनी है। अगर बिल्डर्स को पैसे देने हैं या कुछ भी करना है, एलएनटी के अपने एनओसी लेनी है तो भाई एलएनटी का भी तो रिस्पांसिबिलिटी बनता है, जब पैसे लेके गए पैसे दे लोगों के। हमारा वही मुद्दा है कि बेसिकली एलएनटी ने जो पैसे उठाए वो बिल्डर को रिटर्न दे। और हम चाहते हैं कि एमसीए का रोल, देखिए एमसीए का काम पैसा लेन देन का नहीं है, बराबर, मगर एमसीए का काम ये है कि जो फ्रॉड हुआ है उसके मामले में सीधे नोटिस दे एलएनटी को, बता ये क्यों किया, क्या है तेरी सफाई में, और नहीं तो तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे। आपका जुरिडिक्शन है सर, उसमें आपको कुछ कहना है? नहीं साथ में मैम आप कुछ कहेंगी? नहीं, जो कह रहे हैं वो सही है, हम लोगों ने तो देखा ही हुआ है, स्टडी भी किया है। हम तो इसी पे काम कर रहे हैं, लगभग 2.5-3 साल से कर रहे हैं। हमने हर अथॉरिटी का अप्रोच कर लिया है और हर लोगों को हमने ना ये चीज़ बता दी है। अब फाइनली हम आपके पास भी आए हैं, भाई आपका जुरिडिक्शन है तो आपको भी एक्चुअली ना उसमें ना क्या आप ना एक्शन लेते हैं, आप एक्शन उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप वो हम लोग करते हैं। और एमसीए का बहुत बड़ा रोल है, ऐसा तो नहीं है कि एमसीए का रोल नहीं है। और हकीकत में क्या हो रहा है कि कुछ बायर्स इतने हैं जो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि उनको लग रहा है कि उनके पैसे डूब गए हैं, तो सुसाइड कर रहा है, 2-4 मर गए। आपको कुछ एमओयू हुआ था बिल्डर के साथ में? हाँ, वो सब है ना, ये तो दिया एग्रीमेंट्स आपने जो पैसे जमा किया था इन फेवर ऑफ
एलएनटी किया था या कंपनी नाम से किया था? See, there are two actually accounts. One was Yeah. Xavier Developers Limited and one was Xavier L&T Limited. So few checks were actually taken by Xavier Developers Limited and few checks were taken by L&T Xavier Limited. So अब एक्चुअली जो MOU हुआ तो उसमें L&T का भी है डिटेल्स। अब मैं वो डिटेल्स समझाना चाहता हूँ। इसमें लिखा है एस्क्रो अकाउंट में पैसा जमा करने को बोला गया। भी आप एस्क्रो अकाउंट में जमा कर रहे हो तो वो पार्टनर बन गया सीधे सीधे, वो भाग नहीं सकता। उस पैसे का इस्तेमाल वहाँ पर होना है। 500 करोड़ रुपए उसमें आया, वो 500 करोड़ एलएनटी उठा के ले गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या वहाँ काम हो पाएगा? एलएनटी पैसा कैसे लेके जाएगा? लेके गया ना, वही पूछना है आपको। आप सोचिए वही पूछना है कि भैया तुमने ये पैसा इस अकाउंट का पैसा सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये जो शिकायत आई है उसका मेरा जवाब दो। मेरा अकाउंट है और उसमें आप और मैं ज्वाइंट होल्डर हैं, बराबर है। मेरा अकाउंट है बट आप और मैं उसमें ज्वाइंट होल्डर है। ये साहब कैसे लेके जा सकते हैं? देखिए, मैं भी कॉमन आदमी से बात करता हूँ जी सपोज मैंने भी फ्लैट बुक किया जी अगर मुझे फ्लैट नहीं मिलेगा मुझे वो फ्रस्ट्रेशन होगी जो आज आपको हो रही जी है। जी लेकिन हम लीगली बात करते हैं। बोलिए। लीगली बात ये करते हैं कि अगर जो एलएनटी का एक्सपीरियंस है आपका तो कुछ जो भी एग्रीमेंट था कि जो एस्क्रो अकाउंट पैसा आएगा मैं उसको लेकर जाऊंगा, या तो ये है कि एलएनटी ने उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया है, जो लैंड परचेज किया उसमें उसको फंडिंग किया है। ऐसे ही तो एलएनटी किसी का पैसा उठाकर नहीं ले जाएगी। एक मिनट ये जो अकाउंट खुला, नहीं ये अकाउंट जो खुला, ये अकाउंट किस लिए है? ये अकाउंट सिर्फ उस पैसे का इस्तेमाल डेट के लिए होना है, ये है उसका, और कुछ नहीं है। फाइनेंस अब उसमें उसे पैसा, वो जो पैसा आ रहा है वो पैसा वहाँ यूज होना है, दूसरी जगह यूज नहीं होना। अगर कोई भी उसमें से पैसा उठा के ले जाता है, उसकी शिक्षा होती है कि भाई तुम क्यों ले गए। ये सिंपल सा, हमें सिंपल, भैया ये पैसा आया तुमने उठा के क्यों ले गए, बताओ हमें। अगर तुम लीगल लेके गए हो तो कोई बात नहीं। जो कंपनी के डायरेक्टर वो अवेलेबल है क्या? कंपनी के डायरेक्टर भाग रहे हैं ना, बट वो तो भाग गए, वो कह रहे हैं हम ये हो गए, हम कहते हैं ये हो गए। नहीं बुला रहे थे हम तो, वो तो ये कह रहे हैं ना कि हम क्या बोलते हैं, वो बन गए, डिफॉल्टर हो गए। ये टोटल कलेक्शन का हुआ था हेलो कॉमने जो 500 करोड़ लगाए। हेलो जो भी मतलब 6-7 हजार बिल्डर जो है 6,000 खूब आए थे, 12,000 एवरेज क्या बोलते हैं उसका 90% के हिसाब से आप समझ लो 10 लाख पर उसका, तो 10 लाख के हिसाब से 6,600 करोड़ के आसपास हुआ है। एक्जिबिया एक चीज अलग हो गई, एक्जिबिया के साथ होता तो हम उधर ही एक्जिबिया नहीं रह गया, एलएनटी रह गया है, एलएनटी आ गया है, एलएनटी ने पैसा लूटा है, एलएनटी ने पैसा लूटा है। आप सुनना चाहते हो नहीं सुनना चाहते? शोर मचाने चलिए बोलिए आप। शोर नहीं मचाना है। शोर मचाना तो नीचे का धरना दो कुछ दूसरा जितना चलिए आप बोलिए। हाँ बोलिए आप। क्लियर कट लिखा है, दस्तावेज करून देणाऱ्या व्यक्तीचे नाव एक्सबोरिया डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड। आप अंदर ये देखिए, लेना अंदर भी लिखा हुआ है। नहीं अभी पहले इनकी बात सुन लेते हैं। नहीं आप बताइए। अंदर भी पढ़ लिया मैंने। आपने फ्लैट को दिखाया, किसी ने दिखाया, आपने एक्सबीरा के कहने पे आपने फ्लैट बुक किया, उसके कहने पे आपने पैसे जमा किया, पैसा जमा किया आपने क्या एस्क्रो अकाउंट में पैसे जमा किए। उसको पैसे को कौन लेके गया वो प्रॉब्लम आपकी नहीं है, वो प्रॉब्लम एक्सबीरा की है और एलएनटी की है। आपका राइट बनता है एक्सबीरा के लिए, आपको जो भी कंप्लेंट करनी है आप करो एक्सबीरा के लिए, क्योंकि मैं एज अ फाइनेंसर हूँ, मैंने आपको पैसा दिया है, एलएनटी ने पैसा दिया है कंपनी को, उसके प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया है, तो वो तो अपना पैसा लेगा ना। आपने जिसको पैसा दिया उससे मांगो, किससे मांगोगे? ठीक हो गया काम आपका। अब हमारे पास दो चोर आए, दोनों एग्जांपल नहीं देखिए सुनिए मुझे एग्जांपल मत दो। एग्जांपल ही है बिल्कुल। नहीं एग्जांपल मत दो। आप मुझे बता दीजिए ये एलएनटी को इसमें से पैसा लेने का हक था क्या? ये आप नहीं बोल सकते ना। ये अच्छा आप जज की कुर्सी पे बैठेंगे, आप जज की कुर्सी पे, हम फिर अगर आप नहीं कर रहे तो हम सीधे उनके साथ बात करेंगे, डायरेक्टर साहब के पास जाते हैं। ठीक है आप तो नहीं समझ रहे। वो रिमाइंडर की कॉपी दूसरे बारे में वो ले लेंगे। नहीं वो रिमाइंडर है। ये जो आपने जो भेजा है इसकी कॉपी दे दीजिए हमको। ये आरोपी पूरा का भेजा कॉपी चाहिए उनको। उसकी भी कॉपी होगी।
जिसको पैसा दिया उसको छोड़ के किसी तीसरे पकड़ रहे हैं आप लोग। ऐसा आप कुछ नहीं है। आप हमने क्या बोला, जो भाग रहा है, जब मैं एग्जांपल दिया, एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया है, वो एग्जांपल आपको समझ नहीं आ अच्छे से रहा। समझाने जा रहे हैं ना, ये समझ नहीं पा रहे। आपको मैंने सिंपल एग्जांपल दिया, मेरे को उस एग्जांपल का उदाहरण दे दीजिए कि वो दूसरा जो है वो चोर नहीं है। आप बोलिए वो दूसरा चोर नहीं है, ऐसा बोलिए आप। क्या उसको पकड़ने का हक नहीं है हमें? हमको तो जानकारी नहीं है उसको। मिल आली से मिल लीजिए आप। हमने भी जानकारी नहीं है। पास वाले को मिल लो। तो मुझे किसने कॉपी दी है? इन्होंने कॉपी दिया है। अभी हमारी मुलाकात आरडी से नहीं हुई, अभी होगी। अभी जॉइंट डायरेक्टर और यहाँ के जो क्लर्क थे वहाँ पर गए हैं, तो हम लोग जाकर आते हैं, उनसे मिलते हैं। बस ये मैं आपको गुड न्यूज़ बताने आया कि ये क्या लिखा है, मोस्ट इशू इज अ वीआईपी। क्या लिखा है? वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट। वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस एंड 3 दिस मैटर इज द मोस्ट अर्जेंट। ये अर्जेंट मैटर है आप लोगों का, समझे? बस यही चाहिए, समझे? तो इसमें होगा कार्बोरेट, पेशेंस रखिए, 101% होगा। संविधान का जब कलम चलता है तो काम होता है। उधर से जाने वाला भी काम होने चाहिए अपना पर। ये लोग को जागने दो, तो वहाँ पे जगह दो कम महीने रहेगी महीना लगता और लोग हैं उनको लेके चोर मोटा चोर है। नाही ना, आज आपण इथेच आपण हे करू आणि इथल्या माणसाला पण थोडंसं कामाला बसवलं आमच्यासाठी इथे नाही तर तुम्ही एक काम करा ना, एवढं हे करता बोलवा कोणाला तरी, त्याला सांगा ये बुक भी लेते हैं, बुक भी लेते हैं। इनका रामाराव का, हाँ ये है ना इसमें। बस 2 ही जन जाइए, क्योंकि अंदर भी ऑलरेडी हियरिंग चालू है, उसमें आप लोगों को बुलाया नहीं करें। एवढं लोक नाही राहत प्लीज। थांबा इथं। समजदार असेल तर थांबा जरा। नहीं समझदार हो सकता है। हो हो। रामाराव आपको नीला दिया था, नीला दिया। बैठ जाओ, जितना जगह है उतना पर बैठ जाओ। अब जितने लोग आप आए हो सब बैठ जाओ। थैंक यू, बैठिए। बताइए ना आप लोगों को क्या मदद करूँ मैं? जी, एक ये लेटर आपकी ओर से आया है। हेलो, फर्स्ट पेज के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हमने एलएनटी के खिलाफ कंप्लेंट की। असिस्टेंट रजिस्ट्रार है ये नीचे की ऑफिस। बराबर, तो उस मामले में हमने ये कंप्लेंट करी। उनको सबूत के साथ चाहिए था पेपर, ठीक है। तो हमने ये कंप्लेंट करी। कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। फिर हमने रिमाइंडर देना है। अब हम रिमाइंडर दे रहे हैं आप लोगों के, तो एक रिमाइंडर दे चुके, एक रिमाइंडर पे काम नहीं हुआ, अब ये दूसरा रिमाइंडर हम दे रहे हैं। तो ये दूसरा रिमाइंडर आपको दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपको इसके ऊपर हाथ डालना पड़ेगा। ये आपका रिमाइंडर, ये अभी हमारा सेकंड रिमाइंडर है। हमने फर्स्ट रिमाइंडर नीचे दिए ना। हाँ, पहला एक रिमाइंडर हम पहले दे चुके नीचे, एक शिकायत दी, शिकायत के बाद फर्स्ट रिमाइंडर दे दिया नीचे। अब नीचे वाले कुछ भी काम नहीं कर अब रहे, हमारे को आप चिट्ठी अब हम दे रहे हैं। आपको दे रहे हैं रिमाइंडर। बिल्कुल सही। रिमाइंडर थोड़ी बात, सेकंड रिमाइंडर तो सेकंड रिमाइंडर उसका बेस लेकर हमने दिया। ऊपर, सेकंड रिमाइंडर तो नीचे होता है ना। आज हमको आप रेफरेंस भेजे, रिमाइंडर ऊपर नहीं है। ठीक है, इसको हम रिमाइंडर को कट करके कट वो कर करके ना, देंगे। कट करके तो दे यहाँ दीजिए आपके- मुझे, दे दीजिए हाँ, मुझे। तो यहाँ ऊपर ही रिसीव करना है, कहाँ मैं करना आप दीजिए ना मुझे, काट करके दीजिए, मैं लेता हूँ। तो सभी लोगों के लिए हम दिलवा देंगे। नहीं, आप काटिए उसको। उसको कट करके सेकंड रिमाइंडर हटा के ये चीज़ तो ठीक ये है, अभी बराबर है। अब आपका जो शिकायत है ना, हाँ। समझ लीजिए बात। ये हमारा कंपनी लॉ का सेटअप क्या है कि कंपनी लॉ की में जैसे आपको ये कोई क्राइम हो गया, किसी के यहाँ डकैती हो गया, चोरी हो गया, मर्डर हो गया, तो आप कहाँ जाते हैं? पुलिस आपको- स्टेशन। पुलिस स्टेशन। करेक्ट। इवन प्रधानमंत्री के यहाँ भी कुछ घटना हो जाएगी तो उनकी पुलिस एफआईआर पुलिस स्टेशन में ही दर्ज होती है। बिल्कुल।
और कार्रवाई अब उनका सुपरवाइजरी हो सकता है, ऊपर डीएसपी का ऑफिस है, उसके ऊपर डीएसपी है, डीजीपी है, सब है, सीबीआई है, ईडी है, सब जगह उनका उसके ऊपर नहीं। आप पुलिस विभाग की बात करें तो दूसरा दफ्तर में चले गया, पुलिस विभाग में ही आप उसके ऊपर 5-7 अधिकारी होते हैं जो आप वो 5-7 अधिकारी को अपना रेफरेंस भेज सकते हो कि भैया मेरा तो कंप्लेंट को रजिस्टर एफआईआर में नहीं कर रहा है, या एफआईआर रजिस्टर कर लिया तो इस पे कार्य आगे काम नहीं हो रहा है। तो आपका जो ये मुद्दा है ना, ये मुद्दा एलएनटी नीचे है, एलएनटी कंपनी रजिस्टर नीचे पास है। एलएनटी का लोकस स्टैंडी आरओसी कह रहा है कि नहीं, लोकस स्टैंडी उस कंपनी का है, क्या नाम है, एक्सपीरिया का है। एक्सपीरिया को हमने पिछली बार जब आप लोग आए थे उसी दिन हमने एक्सपीरिया को पहले भी आपके यहाँ से मेरे को कंप्लीट करने दो सर मेरी बात। एक्सपीरिया को हमने पिछली बार भेज दिया था। आज मैंने पूछा भाई एक्सपीरिया का तुमने क्या किया, एग्जामिनेशन क्या किया, तो बोला हम एक्सपीरिया का एग्जामिन कर लिए, हम रिपोर्ट ड्राफ्टिंग स्टेज पे है, आज और कल में आपको हम रिपोर्ट भेज सकते हैं। तो मैंने कहा कि उसमें एक्सपीरिया जो कंपनी है वो चली गई है आईबीसी प्रोसीडिंग में एनसीएलटी के पास, वो आपको मालूम है आप लोगों को। हाँ, तो आईबीसी के पास जब चली जाती है तो आईबीसी एक्ट कानून के ऊपर ना हम है ना आप है, देश का कानून। आईबीसी एक्ट में सेक्शन 14 में एक मॉनिटोरियम है, वो मुझे मालूम नहीं है कि एनसीएलटी ने मॉनिटोरियम उसको दिया है कि नहीं दिया है। तो सेक्शन 14 ऑफ मॉनिटोरियम क्या बोलता है कि जब वंस ए कंपनी रेगुलेटेड इन द आईबीसी तो 14 में हम मॉनिटोरियम देते, कभी रुको, कोई आदमी इसमें कोई रिकवरी केस मुकदमा सिविल वाले नहीं, फौजदारी चलेगी, किसी ने फ्रॉड किया ये किया है तो उसको इम्प्लाई के डायरेक्टर के खिलाफ वो चलेगी, लेकिन सिविल वाली सारी अभी रुक जाओ। एक्ट का मतलब ये है कि पहले हमारे पास ऑफिशियल लिक्विडेटर में क्या होता था कि जो डिफॉल्टर हुआ ना उसको सीधा हम एडमिट कर लेते थे, आ जाओ हमारे, अब हम सब संपत्ति बेचेंगे, कर्जदारों को पेमेंट करेंगे, उसमें 20-20 साल लगते थे। तो अभी जो आईबीसी क्या बोलता है कि हम एनसीएलटी में जाके वो नया एसेट को क्या करता है, सारे एसेट को एक जगह रखता है, बोला इस एसेट को खरीदने के लिए कौन आदमी आ रहा है आ जाओ, और साथ में आपको चलती हुई व्यापार चाहिए तो पूरी कंपनी ले जाओ। तो बहुत कंपनी जैसे स्टील की कंपनी, सीमेंट की कंपनी, चलती कंपनी बिक जाती है, कोई कंपनी चलती हुई कंपनी नहीं बेचती है। ये जो आप तो वो बोलता है कि मैं आपको 5 करोड़ रुपया, 10 करोड़, 50 करोड़ रुपया दे रहा हूँ, ये एसेट संपत्ति ले जाओ, ये पैसा लेके जितने कर्जदार हैं वो आपस में आप लोग बांट लो, ठीक है। अब ये प्रक्रिया एनसीएलटी में किस स्टेज पे है नहीं है मुझे नहीं पता। वहाँ होम बायर्स भी एक क्रेडिटर्स है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है, और आप लोगों को वहाँ पार्टी बनना चाहिए, नहीं बने हैं तो उसमें नियम है शायद कुछ अमाउंट का लिमिट है, और या 100 मेंबर का 100 होम बायर होने चाहिए। तो 100 होम बायर मिलने से या वकील आपको बता देगा कि कैसे, तो वहाँ एक लीड एप्लीकेशन, अरे आपके पास समय बहुत है, जो बोला हमारे पास समय कम है, आपने जो बोला, एक बार रुक जाओ, एक बार आप जो बोल रहे हो वो हम पूरा जानते हैं, सुन लो मेरी बात। आपके पास समय बहुत है, मेरे पास और लोगों को देना है, मैं 5 मिनट आपको बोल देता हूँ, फिर आपकी ही सुनूंगा। तो ये एक प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया आरओसी के पास क्या प्रक्रिया है कि यदि कोई फ्रॉड करेगा किसी के साथ, तो जो मेरे पास कंपनी लॉ में एक्शन है 448, 447 उनके पास केस का मुकदमा, फ्रॉड का मुकदमा चलाना, ये सब चलाना, वो आरओसी इंक्वायरी करने के बाद वो कर सकता है। इंक्वायरी का ऑर्डर देने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो आज मेरी उनसे बात हुई कि आपने रिपोर्ट भेजी, तो उन्होंने कहा रिपोर्ट मैंने ड्राफ्टिंग स्टेज पे आज और कल में मैं भेज दूँगा। मैंने कहा कि एलएनटी से भी आपने रिप्लाई पकाया कि एलएनटी का क्या रोल है, तो उन्होंने बोला नहीं मैं एलएनटी से नहीं मंगाया। तो मैंने उनको एलएनटी का भी बोला कि आप यही हमें चाहिए, एलएनटी का भी क्या रिप्लाई है इस बात को मिलना चाहिए। वो इस कंपनी में पार्टनर थे, इस कंपनी में फाइनेंसर थे, उनका कानूनी रूप से उनकी पोजीशन क्या है। एलएनटी आप ऐसी वाली तो कोई कंपनी है नहीं कि हमारे जैसा आदमी आपके जैसा ग्रुप मारेगा उड़ जाएगा वो, ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था है वो, ठीक है। अभी हमको बोल लेने दीजिए, आपकी बात कह लेंगे। देश की एक अर्थव्यवस्था है, पैनल ऑफ उसके पास एडवोकेट्स और कानूनी सलाहकार है, सब कुछ है। तो वो चीज़ें आप उनकी मंगा के, तब हमारे इससे ऊपर जो इंक्वायरी का जिसके पास पावर होता है कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी का ऑर्डर देने का, वो डीजीसीओ के पास, और हम इंश्योर करेंगे कि आप लोगों को जैसे वहाँ से रिपोर्ट आए सेम डे
सेम डे आप रिपोर्ट दिल्ली फॉरवर्ड भेजें। कीजिए और हम प्रयास करेंगे कि विद इन ए वीक वहाँ पर वो फाइल पुटअप हो जाए और फाइल पुटअप होके आदेश हो जाए इंक्वायरी कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी करने पर फिर से आपको बता दें इंक्वायरी करके कंपनी के डायरेक्टर को सजा दे सकते हैं कि पैसा दिलाने का पावर कंपनी लॉ के अधिकारी को नहीं है। वो पावर आपको कोई कोर्ट ही दे सकता है, एनसीएलटी दे सकता है। अब आप लोग को जो कहना है बताइए। देखिए हम सिंपल सा पहले तो हम लोगों ने कंप्लेंट करी, कंप्लेंट एलएनटी के खिलाफ करी, आपका हमारे पास लेटर आया कि हमें सबूत चाहिए, हमने सबूत के साथ आपकी कंप्लेंट दे दी। कंप्लेंट देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं है, काफ़ी दिन लेट हुआ, फिर हमने रिमाइंडर दिया, रिमाइंडर के बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, अब हमारा जो इनके ऊपर कंप्लेंट जो हमने सबूत दिए वो सबूत सीधे सीधे कहते हैं, जैसे मान लीजिए रेरा है, रेरा के अधिकारियों ने कोई गड़बड़ की तो हमें रेरा में जाके कंप्लेंट करनी है, या एमसीए में हमें क्या, कोई कंपनी अगर गलत कर रही है तो उसके खिलाफ हम कंप्लेंट करेंगे तो आप उनसे मांगेंगे, जवाब मांगेंगे और उसके हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लॉ के हिसाब से हम तो वही हम करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पर इसने मोफा के तहत यहाँ पर सिंपल सा है, नहीं देखिए यहाँ पर मोफा के तहत सीधे सीधे एलएनटी ने गलत काम किया। मोफा क्या है? मोफा कानून है, महाराष्ट्र ओनर्स फ्लैट एसोसिएशन अथॉरिटी है, तो उसका कौन 7 साल की सजा है उसमें। उसमें सजा है। नहीं, मोफा का रेगुलेटर कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। मोफा इससे महाराष्ट्र महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, यस, जैसे पॉस्को वगैरह है वैसे वो भी है। वैसे वो है। एक्चुअली दे हैव illegally done lot of things over there. तो मोफा के लिए एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन है? स्टेट मोफा गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, हम उसको भी अप्रोच कर रहे हैं। हाँ, बट जो आपके पास पावर से आप उसका एक्चुअली हम पे ना रिप्लाई दो, बस हम देखिए, ये चाहते हैं। आपकी बात से इसमें सहमत हो LNT गए। इन्वॉल्व है, हमको LNT के बारे में कुछ मिल नहीं रहा है। आरुषि साहब को मान लीजिए पेरेंट कंपनी पे ही डालना था, तो इतना दिन इन लोगों को क्यों घुमाया? वो तो आप लोगों को एक सप्ताह में सब बना बना के दे देते कि मेरे जुडिक्शन में नहीं है, आरुषि पुणे भेज दो। सर आरुषि पुणे से रिपोर्ट आनी बाकी है। आरुषि पुणे बोला हम 1-2 दिन में रिपोर्ट भेज देंगे, तो हमने उनको बोला कि 1-2 दिन के बजाय आप पूरा वीक ले लो, एलएनटी से पहले आप रिप्लाई मांगो और आप ओपिनियन फॉर्म करके भेजो कि क्या इसके आपके परिधि में इंक्वायरी हो सकती है क्या? इसमें हमारे को ये डिस्कशन करना था कि आप क्या मांग रहे हैं उनसे। क्या अभी हम जैसे आपको बोल रहे हैं कि मोफा के तहत उन्होंने गलत काम किया है, करेक्ट, और वो पॉइंट कहाँ से है, कैसे है, आपके लोगों को अभी आपको मोफा ही नहीं मालूम। आरुषि आपको मोफा ही नहीं मालूम। आप लोगों में से पुणे साइड से कौन है? पुणे साइड से कोई नहीं है, मुंबई के है, इधर आसपास के सभी लोग। तो ये जो है ना, ये कंपनी रजिस्टर्ड है पुणे में। पुणे कोई दूर नहीं, आप में से जो समझदार आदमी है 2-4-5 लोग, आप क्योंकि वो आजकल में रिपोर्ट भेजेंगे, तो आप लोग एक बार पुणे आरओसी चले जाइए, उनको मिल के आप अपनी बात और भी समझा दीजिए, जो पेपर आपको दिखाना हो दिखा दीजिए, सो दैट कि हम उनको कह देते हैं कि आप ये वीक रुक जाइए, आप सब कुछ समझ लीजिए अच्छा से मंगा के। वहाँ पर कौन है उनसे हम डायरेक्ट आरओसी है, जैसे नीचे आरओसी होते हैं ना, अगर आप डायरेक्शन दे देंगे हमको, दे दिया तो हम उनसे जाकर मिल भी लेंगे, उनको बता देंगे किस पॉइंट पे एलएनटी ने गलत काम किया है, किस पॉइंट पे किया है, वो हम समझाएंगे। तो उसको समझाना है, हाँ वो हम समझाएंगे, उसके बेस पर वो आगे बढ़ेंगे। वो उनको मैंने बोल दिया है, आप पुणे में आरओसी को मिलके आप लोग को जो समझाना, और जो ये कंप्लेंट आप 40 कंप्लेंट इकट्ठा देके मोटा करने से क्या फायदा? नहीं, वो हमें क्या करना है, देखिए हमारा सिंपल सा रूल्स है, हम लोगों का संगठन भी है, हम हर एक के खिलाफ, हर एक की तरफ से सेपरेट हम फाइल करना है। अभी इस मामले में आप लोगों की जो जवाबदारी थी आप लोग नहीं कर रहे, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में सबके नाम से फाइल करेंगे, सबका सेपरेट। तो इसलिए हमारे को ये जो अभी आप बोल रहे हैं कि आपकी शिकायत पत्र रिमाइंडर ना देके वो कर दो, वो करके हम दे देते हैं, तो हम लगा देते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, इतने बर्बाद हो गए सब लोग। लगाना होगा तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा। अभी कैसा है कि लिस्ट दे देंगे, फिर वो हमारा ऑप्शन खत्म हो जाता है। अच्छा, तो आप लोग जैसे सुविधा होता है ना, पर आपका जो जुडिक्शन है ना, इसको आप बेटर क्या कीजिए, आपने जहाँ से इसको टाइप कराया है ना, अभी आप तो हाथ से सब काट के डायरेक्टर करके दे दीजिए, और ऊपर आप रिसीविंग ले लीजिए, इनका सबको रिसीविंग करा दो। मैंने नोबलेस को चेंज कर दो, हमारे ऑफिस को एड्रेस करो उसको। हमारे वो बोला, वो हमने मना नहीं किया, आप तो उसके लिए मना कर रहे थे, नहीं लेंगे आपने। अरे आप एक दे दो, आप बोलो 200 है सर। नहीं, वो सभी की देंगे, सभी का। आप लोग सरकारी दफ्तर है, आप लोग सोच सकते हो 200 देना, 200 देने दो, ठीक है। और एक और काम कर सकते हो तो कर लो, ये डुप्लीकेट में दे दो, 2 कॉपी दे दो। 2 कॉपी मतलब एक आपको दूसरी जगह भेजने के लिए, एक उनको भेजने के लिए। तो आज ही नथी करके आपके सामने ही एक चिट्ठी लगा के किसी प्यून को जो है ना सुबह ऑथराइज कर दो कि सुबह जो है ना कल सीधा ही जो है ना वो पुणे ऑफिस में दे आएगा बाय हैंड।
और डायरेक्शन में कुछ ऐसा करें कि हम लोग जैसे वहाँ जाए तो कोई हमारे से अच्छे से बातचीत हो और सब चीज़ हो, बोल देता ऐसा कुछ मैं बोल देता हूँ, आपके सामने बोल देता हूँ जी। और उनकी भी मजबूरी है, आप उनको अपनी बात समझाइए, समझे, 5 आदमी जाके। और उनके जो कानून में, हमारे कानून में बहुत ज़्यादा पावर है नहीं, हम इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे, इंक्वायरी होगा, उसमें जो कंपनी लॉ के धारा होंगे डायरेक्टर के खिलाफ केस फाइल हो जाएगी। वो जो भी है वो उतना हो गया, बहुत हो गया। यदि जो रिटर्न फाइल नहीं किए होंगे उसके खिलाफ केस। इसमें सुब्रमण्यम को आपने नोटिस दिया? प्रवेश, मैं तुम्हें स्पीकर पे लिया हूँ, थोड़ा हमारे सामने कंप्लेंट लोग खड़े हैं, उनका रिक्वेस्ट है कि जो ये आप कंप्लेंट दिया है ना, उसमें वो चाह रहे हैं कि हम अपनी बात आपको समझा सकें। और उनका क्या है कि वो बोल रहे हैं कि ये महाराष्ट्र हाउसिंग मोफा कानून का भी उल्लंघन हुआ है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं कंप्लेंट, अपने पास से ही आप फॉरवर्ड कर दीजिए। उसके बाद क्या है कि बहुत सारे लोगों का ना हाउसिंग के लिए अप्लाई किया था, 6500 बायर्स, और अभी लोगों का कहना है कंपनी ने तो इनके साथ चीटिंग या जो भी किया है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। अब उसमें ये चाह रहे हैं कि एलएनटी का क्या रोल है, आप लीगली एग्जामिन कर लीजिए, उनसे भी मंगा लीजिए, और बेशक आप 1-2 दिन के बजाय 1 वीक ले लीजिए, पर पूरी तरह से सही से एग्जामिन करके जो आपके रिकमेंडेशन हो, जो आप कंपनी के खिलाफ कर सकते हैं, जो पावर आपको मंत्रालय से पूछने की जरूरत नहीं है, जैसे कि नॉन फाइलिंग हो गई है, ये सब है, बैलेंस शीट ही नहीं फाइल कर रहा हो, तो वो सब आप एजुकेशन स्टार्ट कर दो, सो दैट कि वो उनको ये पता चले कि हाँ अब आईबीसी में कंपनी है जो मुझे बताया गया है, तो आईबीसी में जो है वो आईबीसी में करता रहे। जब तक पुराने डायरेक्टर को तो आप रिस्पॉन्सिबल कर ही सकते हो ना, बिफोर आईबीसी प्रोसीडिंग का। और ये देखने के लिए तो आप इंक्वायरी भी कर सकते हो कि क्या उन लोगों ने सही में बिजनेस फेल्योर हुआ है या गमन किया है या क्या किया है, ठीक है। और यदि होम बायर डिस्ट्रेस में है तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। तो वो प्रॉपर एग्जामिन करके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नॉन इन्वेसिव टाइप रिपोर्ट बना के अपने रिकमेंडेशन के साथ आपसे थोड़ा टाइम ले लो और करके आप दे दो, ठीक है। और 2-4 लोग जो इनके लीडर हैं वो कोई जाए तो इनको आप इनको सुन लेना अच्छी तरह से, जो डॉक्यूमेंट दिखाए वो सब आप इनकी मदद ले लेना। जी, जो कॉपी दी जाएगी उसकी कॉपी भी हमें दी जाएगी। कौन सी कॉपी? मतलब जो भेजा जाएगा जहाँ पे भी, उसकी भी एक कॉपी हमें हाँ, आपको दे देंगे ना, फॉरवर्डिंग बोल देते तो दे दीजिए। कहाँ भेजेंगे? वहाँ पे पूना में पहुँचाएंगे ना, जो हमें रिपोर्ट भेजेंगे वो कॉपी आपको नहीं जाएगी। नहीं, हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो हम लोग जो कॉपी देंगे उसका रिसीविंग का बोल रहे हैं। हाँ, वो दे देंगे। सरकारी दफ्तर यहाँ दे रहे हो तो हम आपको रिसीविंग देंगे ना, आप जो भी दफ्तर में जाओगे आपको रिसीविंग मिलेगा। सर मैं ये बोल रहा था, जो मतलब हम लोग उनको बताएंगे अपने ये इससे रिलेटेड, तो उसमें जो भी वो बनाएंगे सामने वो उसकी कॉपी हमें अभी नहीं दे पाएंगे आपको, तो वो हम आरटीए से कॉल लेना है, वो आरटीए से मांगेंगे हम, जैसा भी। हेलो हाँ, नहीं, कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है, कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है, सब अनलिस्टेड वाले में फॉल करेगा तभी कर सकते हो। नहीं वो तो फिर या तो हाँ एनसीएलटी के पास तो पावर है ना। आप जान छुड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है तो उसको 233 में 5 में भेज, 5 में भेजना गलत होगा। हमारे पास वही एप्लीकेशन आना चाहिए जो एडमिसेबल है 233 में। नहीं, आपको रिटर्न करना पड़ेगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है 233 में एडमिसेबल नहीं है, और क्यों नहीं है ना, आपको वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी देना वो, सो दैट कि वो चैलेंज ना कर सके कोर्ट में कि आपने नहीं किया। सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर पास कर दो कि ये 233 में फास्ट ट्रैक में एडमिसेबल नहीं है, ये एप्लीकेशन एनसीएलटी के जुडिक्शन में फाइल करती है, आप रॉन्गली हमारे यहाँ फाइल किए हो, इसीलिए आपको हम रिटर्न कर रहे हैं एप्लीकेशन। और एनटीपीआई हाँ, हमारे यहाँ तो हम रिटर्न में ये इस तरह का कॉम्बिनेशन वाला एप्लीकेशन नहीं आया है मेरे पास, जैसे जिसमें कि सॉल्वेंसी नहीं है या अदर कोई डिफेक्ट्स होता है, तो नहीं, इस तरह का हमारे पास कॉम्बिनेशन नहीं है।
हाँ हम लोग तो लिख दिया, हम मोबाइल में है एक ऑर्डर, तो हम आपको भेज भी देंगे। ठीक है, ठीक ठीक है, हम लोग निकलते हैं। ये फिर आप लोगों को दे देते हैं यहाँ के नाम से। दोनों एक कॉपी के साथ दे दिए, ओरिजिनल एक कॉपी। हाँ, 2 कॉपी बनवा लेते हैं, 2 कॉपी बनाए, मतलब 3 कॉपी लाएंगे हम। एक 2 आपको देंगे, एक में रिसीव लेंगे हम अपना, और ये बराबर ना? ठीक है। पुणे में हम 2-3 दिन में, एक दो दिन में चले 1-2 दिन में जाके उनका नंबर मिल जाएगा? नहीं, वो जरूरत वहाँ नहीं। जाओगे तो ऑफिस का सबका नंबर सब लिखा होता है, मोबाइल पे भी सिस्टम पे नंबर मिल जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू सर। बट आपको जाते जाते फिर भी बता देते हैं, आपको कानूनी लड़ाई कंपनी के खिलाफ लड़नी पड़ेगी। नहीं, वो हम सब करेंगे, वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आप है। ये समझ लो, ये समझ लो, आपका रिपोर्ट ऐसा समझ लो, आप ऐसा समझ लो, यदि समझ में आ जाए हमारे, आपको नहीं आएगी 1-2 आदमी को, लेकिन बाकी को आ जाएगी। यदि आपके साथ कोई फ्रॉड किया है तो आप हॉस्पिटल तो नहीं जाते हो ना, जहाँ वो बर्थ लिया था। तो अभी जो यहाँ पर आप आए हो ना, ये हॉस्पिटल है कंपनी और LLP का, बिल्कुल यहाँ पर बर्थ होता है। यहाँ बहुत लिमिटेड कानून हमें है कि वो जिसको आप बर्थ दे रहे हो ना, और बंद करने का भी मेरे पास पावर है। इस बीच में जो कार्रवाई हो रही है ना, तो उसमें कुछ चीजें हमारे पास कंपनी कानून में है। सर आपके जो पावर कंपनी को बंद करना, एक्ट के तहत ही हम आपको अप्रोच कर रहे हैं। ऐसी बाकी कंपनी को बंद करवाने के लिए हम तैयार खड़े हैं कि अगर ये ऐसा कर रहा है, खुलेआम कर रहा है, बेवकूफ होके कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना है हमें। वो तो बंद करने का काम एनसीएलटी में आप लोग इंप्लीट नहीं हुए हैं। एनसीएलटी की जरूरत ही नहीं है। एनसीएलटी में देखिए, एनसीएलटी में कौन जा रहा है? एनसीएलटी में क्यों जाएंगे हम? एनसीएलटी में जब हम अपना पैसा लेना है तब हम जाएंगे वहां पर, या हम सिविल में जाएंगे या कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे। कंज्यूमर कोर्ट में वहां पर लगा दिया कि भाई एनसीएलटी में सामने वाला गया है, वो डिफॉल्टर हो रहा है। कौन? बिल्डर। अरे डिफॉल्टर हो रहा है वो अलग चीज है, यहाँ पर पैसा किसने उठाया? एनसीएलटी में आप बोझ नहीं करेंगे तो क्या होता है ना, एनसीएलटी में दी कंपनी रिवाइव तो होगी नहीं, ऐसी वाली कंपनी कोई लेने नहीं आएगा। रिवाइव तो होने सवाल ही कंपनी यदि एनसीएलटी को वाइंडिंग अप में भेज दिया लिक्विडेशन में, मुख्य चीज क्या है? 700 करोड़ का जो गबन हुआ है, ये पूरा का पूरा एलएनटी ने उठाया ना पैसा। तो वो पैसा कैसे उठाया उसने? अगर वो पार्टी नहीं उसमें है तो किस तरह से उठा लिया वो 700 करोड़? एक इसके ब्लेड के लिए एक अलग से अकाउंट खुलता है, उस अकाउंट का पैसा उठाया। आप किसी दूसरे अलग ढंग से उठाते पैसा, कोई बात नहीं थी। यहाँ तो अकाउंट का पैसा उठाया। समझाओ, देखो। हाँ, वो हम समझाते पूरा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। यहाँ पर हम लोग क्यों आए? हमारे से इन्होंने एमसीए ने एक चीज मांगी थी, हमने कंप्लेंट करी थी किसकी? एलएनटी की। किसने? उसने किस तरह डकैती डाली, किस तरह आप लोगों को लूटा, 6000 बायर्स को लूटा उसने, एलएनटी ने। उसकी कंप्लेंट हम लोगों ने की थी। तो एलएनटी के खिलाफ क्या सबूत है, ये मांगे गए थे हमसे एमसीए के द्वारा। हमने वो सबूत के साथ कंप्लेंट सभी बायर जितने भी लोगों को दी थी इनको आरओसी में, मगर वो 28 जुलाई को देने के बावजूद आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई, कोई भी काम नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने एक रिमाइंडर दिया था इनको, वो रिमाइंडर होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा था। इसलिए आज हम लोग आए थे सेकंड रिमाइंडर सीधे क्या बोलते मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब रीजनल डायरेक्टर को देने के लिए आए थे हम। तो रीजनल डायरेक्टर जी ने हमें क्या कहा कि क्या बोलते ये पूरा मामला जो है, मेरा काम है कंपनी खोलना और कंपनी बंद करना। कंपनी बंद कब करूंगा? जब चलते उसके खिलाफ मेरी शिकायत होगी, प्रूफ आएंगे, सब कुछ आएगा तो मैं कंपनी बंद करूंगा। हमें वो एलएनटी को बंद ही करवाना है, यही हमारा बंद करवाना है। यहाँ पर हमें एलएनटी ने बिना किसी उसके ऐसे लूटा है, मतलब बिना किसी उसके बेखौफ होकर आपसे सुकस नोटिस जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, इतने अच्छे सबूत है, उसके बावजूद क्या बोलते हैं वो बेखौफ है, उसको कोई डर ही नहीं लग रहा है ना। और यहाँ के लोगों को शायद पैसा खिला रहे हैं, तभी जाकर के ये लोग उसके खिलाफ कुछ काम ही नहीं कर रहे। फिर उसके बाद जब हमारी डायरेक्टर से बातचीत हुई, रीजनल डायरेक्टर से, तो उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की कि आपको एनसीएलटी में जाना, ये जाना, वो जाना। हमने कहा वो सारे प्रोसेस हमें मालूम है। क्यों मालूम है? अरे एक्सवीरिया बिल्डर जो है वो उसने तो ये सब किया है, और वो तो अपने आप को डिफॉल्टर घोषित करके जेल जाने को तैयार बैठा है। उसको हमें सिर्फ ने समझाया, उनके ज्वाइंट रजिस्ट्रार को समझाया कि अगर जैसे दो लोग है ना, मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 लोग आते हैं ना मोटरसाइकिल चोरी करने के लिए, तो एक बाइक पे आते हैं, करेक्ट, एक बाइक पर आते हैं, बाइक पर एक बैठा रह जाता है और दूसरा उतर के दूसरी मोटरसाइकिल चोरी करता है, और चोरी करके वो भागता है। और ये जो पहला वाला भाग नहीं पाता, तो पहला वाले को पकड़ लिया जाता है। तो क्या पहला वाला दोषी नहीं है? इसको पकड़ के अंदर डालना है, ये समझाया ज्वाइंट रजिस्ट्रार को, लेकिन वो उनको समझ में नहीं आ रहा। उनको कह रहे हमें उदाहरण मत दो,
अरे तो क्या वो मतलब उसको छोड़ देना है, उस चोर को छोड़ देना जो मोटरसाइकिल उसके साथ आया, जो लेके भाग गया। तो यहाँ पर L&T सीधे उसने साजिश करके लूटा है आप सब लोगों को ये चीज। तो हमने कहा देखिए मोफा के कानून के तहत सीधे L&T दोषी है, उसके ऊपर एक्शन बनता, 7 साल की सजा है उनके डायरेक्टरों को। तो उन्होंने कहा मोफा कानून क्या है, ये कौन बोल रहे हैं हमें, रीजनल डायरेक्टर। हमने कहा आपको ये मोफा कानून ही नहीं मालूम, इसको समझिए आप, ये क्या है? हाँ, तो ये चीज उन्होंने बोली। तो हमने फिर उनको समझाया तो फिर बोले कि अच्छा वो चीज है, फिर स्टेट है, फिर ये सब चीजें उन्होंने बोली। फिर उन्होंने कहा कि ये पूना में पहले देखा जाएगा, हमारे पास इंक्वायरी आएगी, जो भी होगा उसके बाद हमारा काम है कंपनी को बंद करना। अगर कंपनी, तो हमने कहा वही करवाना है, आप पूना वाले से बोलिए, हम वहाँ आएंगे, उनको डायरेक्शन दीजिए कि हमारे हिसाब से, क्योंकि आपको नहीं मालूम जैसे वैसे उनको भी नहीं मालूम है कि क्या मांगना है L&T से, क्या पूछना है, L&T को नोटिस क्या देना है, ये चीज उनको जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो आप कैसे पकड़ोगे उनको? है, आप कंपनी चला रहे हो, आपको ये भी मालूम होना चाहिए महाराष्ट्र सरकार के कानून क्या है, कानून कौन से है, कौन सा ऑफेंस ये लोग कर रहे हैं। तो हमें आप डायरेक्शन दीजिए, उनको डायरेक्शन दीजिए, ताकि हम वहाँ जाएंगे और उनको समझाएंगे। तो 2-3 दिन के बाद हम लोग जाएंगे, 7-8 लोग वहाँ जाकर के, वहाँ परवेज है वो, इसमें वहाँ के पूना के, उनसे मिलेंगे, उनको पूरी जानकारी देंगे और उनके लेटर हम बनवाएंगे, उसकी जानकारी हम बाद में लेंगे। तो ये सारी चीज़ नीरज जी थे और सब है। तो नीरज जी आप बताइए आपको क्या लगा ऐसा जब आप बातचीत हुई थी? जैसे कि सर ने बताया कि मोफा कानून के हिसाब से, आपका परिचय दीजिए। पहली बात, मेरा नाम नीरज है और मैं भी एक बायर हूँ, एक्सर्विया बायर हूँ। और दूसरी बात है कि जब हम ऊपर गए, डायरेक्टर से जब मिले, तो पहली बात तो उनको ये भी नहीं मालूम था कि मोफा कानून क्या होता है। सर ने जाके समझाया कि मोफा कानून क्या होता है, किसके अंडर में आता है, तब जाके उनको पता चला कि एक्चुअली क्या होता है। उसके अंडर में हमको किसको टारगेट करना है, L&T ने क्यों हमारे जो पैसा दिया है हमको टारगेट क्यों कर रहे हैं, वो सब समझाया। फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम आगे की कार्रवाई आगे करेंगे और हमको डायरेक्शन दिया कि कैसे जो कि हमको ऑलरेडी पता है, सर को पता था कि ये डायरेक्शन हमको पहले ही हमको बताया गया था सर की तरफ से कि हमको ये करना है। तो हम वही हिसाब से अभी आगे का कार्यवाही करके हमारी जो मुहिम है आगे की वो बढ़ाएंगे। जी, थैंक यू। एडवोकेट मुनाफ जी, आप कुछ बोलिए इस मामले में, आपको क्या नजर आया? देखिए एक्चुअली मेरा नाम मुनाफ खान है और मैं एक्चुअली ना इस मुहिम के लिए अपना सहयोग देने के लिए यहाँ पे आया था। और यहाँ पर मुलाकात के दरमियान मैंने रीजनल डायरेक्टर से बात की। उनका एक्चुअली कहना था 33 के अंदर एक्चुअली ना हमारे पास वो पावर्स नहीं है जिसके तहत हम कार्रवाई कर सकें। तो हमने बोला कि भाई ROC और MCA के पास उतनी पावर्स है कि वो जब कंपनी को है ना जन्म दे सकते हैं और कंपनी को बंद भी कर सकते हैं। तो वो दोनों पावर है, आप उनको यूटिलाइज़ कीजिए। और हकीकत में जो बायर्स है, जो 6500 के करीब बायर्स है जिनका एक्चुअली है ना L&T ने पैसे अपने लूटे हैं, गबन किए हैं, उनके खिलाफ एक्चुअली आप है ना व्यवस्थित अपना कार्रवाई करो। तो ये हमारी मांगे थी। तो उन्होंने बोला कि भाई इस चीज़ के ऊपर है ना हम है ना आपके जितने भी एप्लीकेशन है वो पूना ROC को हम है ना ट्रांसफ़र करते हैं और आप पूना ROC में जाकर के मिलिए और अपना पक्ष रखिए। तो हम अब जो हमारा अगला कदम है, हम पूना ROC में जाने वाले हैं। वहाँ के जो अपना ज्वाइंट अपना रजिस्ट्रार है उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। और इसमें हम बताएंगे कि L&T किस तरह से लोगों के पैसे को खुल्ला फ्रॉड करके लूटा है, इन बायर्स के पैसे को किस तरह से लूटा है। तो ये हमारा पक्ष है और हम अगली अपना जो कदम है वो पूना में जाके उधर पे वो करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे और वहीं से इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। अगर हमें L&T का जवाब मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि एक बार अगर नोटिस इशू होता है और L&T का जवाब आता है तो इसका मतलब हम 97 से 99% की लड़ाई जीत गए। तो ये हमारा है ना आखिरी अपना बोलते ना आखिरी कील है हमारा उसके अंदर। तो हम अगर बस उम्मीद है कि हम जिस मकसद से निकले उसमें हमें है ना कामयाबी एकदम अच्छे से मिल जाए और L&T का जवाब आ जाए। बस इतनी मेहनत। क्या रीजनल यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं उनका हमें सहयोग चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर धकेल के मत रहो और ये भी निर्भरता मत रहिए कि कोई करेगा मैं उसके पीछे रहूंगा, ऐसा मत कीजिए। मैं बोलता हूँ जो मदद कर रहे हैं उनको आपको सहायता करना, कुछ करना नहीं है आपको आके वहाँ पे या कोई पर्वत पे चढ़ना नहीं है या किसी के ट्रेन के ऊपर से कूदना नहीं है। आपने को सिर्फ इतना ही काम करना है, जब भी जहाँ पे कोई भी मुहिम हम लोग चालू कर रहे हैं वहाँ पे आके साथ दी, और कुछ करना नहीं है हम लोग को। चाहे हाफ डे लगे, चाहे हो सकता है
क्योंकि हम लोग इतने दिन से किसी की कोई 1 साल हुआ, कोई 2.5 साल हुआ, 2 साल हुआ, इतने दिन से तो हम लोगों का कभी किसी का दांडी वगैरह कुछ नहीं हुआ, जो अपना काम जैसे हो रहा है वैसे हो रहा है। लेकिन इस समय जो काम अपना 90% के करीब आ चुका है, अभी हमारा काम एक सक्सेस के तरफ जा रहा है। तो उस समय भी अगर आप लोग आप ये सोचेंगे तो फिर ये कैसे होना, हमारा मतलब एकता टूटने के बराबर है। ठीक है, और सबका मानसिकता एक ही रखिए, कोई साइड से बुला के अगर बोलेगा मैं आपको इतना देर आप साइड हो जाओ, ये कोई मत कीजिए प्लीज़। सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम लोग इतना लड़ रहे हैं तो और थोड़ी लड़ लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन जीत के लिए सबको आना है। आज जितने जन आए प्लीज आप लोग और जो भी है जितने भी उनको भी कन्विंस कीजिए। जो 134 मेंबर ने यहाँ पे एप्लीकेशन दिए थे 28 जुलाई 134 मेंबर दिए थे, उसके बाद में जो आए वो अभी आए, ये 14 तारीख के बाद आए। ठीक है, तो उसका मेरे पास काउंट नहीं है, मैंने काउंट किया था, वो 134 मेंबर का काउंट गया ऊपर। ठीक है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, वो 134 मेंबर आना चाहिए, भले वो घर का कोई भी आए, इट्स नॉट ए मैटर, बट अपना एकता दिखना चाहिए। नीला जी आप बोलिए कुछ। मैं नीला पुजारी हूँ। ज़्यादातर मैटर कान सर और शिवनाथ सर सब लोग ने किया है, लेकिन एक मैटर है ना, NCLT में जो अपना केस गया है ना, वो उसको भी किधर तलक वो हो गया वो पता नहीं है, तो वो चेक करने को बोल रहे हैं, जहाँ है वो चेक करने। बाकी सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, इससे बड़ी संख्या में आगे का प्रोग्राम में तुम लोग सब रेडी हो जाइए, कभी भी चाहिए। यूनिटी से बहुत कम हो जाता है। आज हम लोग का यूनिटी इतना था तो फिर भी वो लोग ने माना है ना सब बात। अगर हम लोग 4-5 जन आते हैं कुत्ते का भाव भी नहीं देते, इसीलिए आप लोग सब लोग सहकार दीजिए, मेरा विनंती है सबसे। अभी मनोहर जी आप कुछ बोलिए। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब ये 10 साल में पहली बार चेहरे पे हंसी आई है, क्योंकि बायर्स की हमारी जीत है। मतलब आज हमने खाना भी नहीं खाया दोपहर में, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होने वाला है, और सच में ये अच्छी शुरुआत है। पुणे में हमारा मीटिंग होता है उनके साथ में, जो हमारे 8-10 लोग रिप्रेजेंट है उनके साथ, और पॉजिटिव होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो यही दबाव एक बार नाक दबाना पड़ेगा पुणे में जाके, क्योंकि हमने सह लिया है, अभी सहना नहीं है। अभी 99% हमारा काम हो चुका है, अभी सिर्फ ढकलना बाकी है, 1% बाकी है। बस आप जुड़े रहो और पूरे फैमिली को लेके आना है अगली बार। अच्छी बात है कि जो भी है पहले लेकिन ज़्यादा लोग आए थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग डेडिकेशन के साथ में इस बार आए, ये अच्छी बात है। मुख्य बात क्या है, सबसे ज़्यादा हमसे लोगों ने कल परसों यही पूछा था कि वहाँ कितना टाइम लगेगा। शेर अली को भी कई लोगों ने पूछा, तो हमने यही कहा कि वहाँ पे जाएंगे, अभी वहाँ पे ऑफिसर का मिलने का टाइम क्या है या वो कब आएगा, कितनी देर होगी, ये हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है। बस हमें वहाँ पे जाना है और उनके लिए वेट तो करना ही पड़ेगा अपने को। और हम जब भी किसी मुहिम पे निकलते हैं, हमें किसी को ये नहीं मालूम होता है कि कितना वक्त लगेगा, लेकिन अगर हमें जाना है तो वहाँ पे हम गए हैं तो किसी मकसद से गए हैं, तो वो मकसद कम से कम मीटिंग का अगर है तो मीटिंग तो होनी चाहिए ना, उसके बाद जो भी होगा देखेंगे। तो अभी जैसा कि पुणे का बताया गया है, तो हम लोग पुणे जाएंगे और फिर वहाँ पे देखेंगे। मैं रंजीत जामसुदकर 1000 रुपया बाहर से हूँ, पीड़ित हूँ। एक्चुअली अभी जो रिजल्ट आना चालू हुए हैं ना, वो देख के हम लोगों को लगता है 10 साल की जो मेहनत है अभी रंग लाई है। शर्मा सर है, सोनिका मैडम है, शेर अली सर है, इन्होंने जो गाइडेंस दिया उसकी बदौलत ही है हमको दिन देखने को मिल रहा है। ऐसा ही हम लोग उनका साथ देंगे तो हमारा जय मतलब जो विजय है वो अपने आप मिलने वाला है अपने को। खाली एकजुट रहो के हम लोगों को ये करना है, एक साथ में जाना है। जी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम लोगों को SMS जो है हो रहा है, आपने देखे होंगे हम लोग SMS भेज रहे हैं, मेरे रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे, पुलिस वाले से क्या बातचीत हो रही, क्या हो रहा है, तो ये जो चीज़ें है ये सीधे दिल पे अटैक करती है। अच्छा, इस मामले में आपका मामला कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा मामला है, तो इसमें SMS की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी सारे मामलों में है। अभी आप लोगों के जो दूसरे बायर्स जो यहाँ आप लोगों के साथ जुड़ नहीं रहे, उन लोगों को SMS भेज कर जोड़ना है। और जो बाहर के, देखो ये लड़ाई जो है ना, हमने आप लोगों को किस लिए हम साथ दे रहे हैं कि आपसे हमारी को ये वो सोच है आपकी कि आप दूसरों के घर की आग को बुझाने आओगे, तो हम आपके साथ हैं। अगर आप सिर्फ अपने लिए लड़ोगे तो फिर वो मतलब ही हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से एक मुहिम चल रही है। अभी मुनाफ जी के मामले में एक इंस्पेक्टर है, उसने गलत काम किया है, तो उस मामले में हम लोग SMS भेज करके उसको नोटिस तो सब दिए है। तो आप लोग जितने भी लोग जो भी थोड़ा दिल से मतलब लगन से इस चीज़ को समझो, मेरे रिकॉर्डिंग सुन रहे होगे आप, मैं कैसे बात कर रहा हूँ पुलिस वाले से, ये आपका हक है उन तक आवाज़ पहुँचाना।
और उनकी जिम्मेदारी है अपने जिस भी अधिकारी, जैसे होता है ना आपके एरिया में आपके घर में कोई अपराधी है तो उसके खिलाफ सब लग जाते हैं ना, क्या तो ये चोर है, तुम्हारा बच्चा चोर है, ये वो, तो वैसे ही तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट ये आदमी चोर है उसके ऊपर एक्शन लो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें जो लोग भी साथ आएंगे, मैं सब किसी से ज़बरदस्ती नहीं है, मगर अगर इस मुहिम में साथ आएंगे तो वे लोग अपना नाम सिरेली को बताएं कि हम SMS भेजने को तैयार है, हम उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देंगे और फिर उस तरीके के काम करेंगे। ठीक है। हाँ गणेश जी थोड़ा, हाँ बोलिए बोलिए। आप वरई के बारे में भी बताओ। हाँ, आपका नाम क्या है? गणेश नगरकर, मैं वरई नेरल में फ्लैट लिया हूँ 2016 में। सबसे अभी 10 साल होने को आए, अभी तक फ्लैट नहीं मिल रहा है। 1.5 साल के पहले NGO जी शर्मा साहब जी से मेरी मुलाकात हो गई पहली। उसके बाद उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया क्या क्या पेपर वर्क करना है। उस टाइम मैं वैसा पेपर वर्क करते आया और आज MCA में तीसरी बार आया हूँ। इतने सब जुड़े हैं। मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके साथ और भी 4 बायर को प्रोत्साहन दे के समझा के मेजॉरिटी बढ़ाओ और जल्दी से जल्दी हम जीत हासिल करेंगे। तो आपके वरई वाले बायर्स क्यों नहीं आते आप लोगों के साथ में इस लड़ाई में? क्या आप लोगों ने EMI स्टॉप किया है अपना? मैं मेरा EMI स्टॉप किया है, 1 साल हो गया। कैसे स्टॉप किया आपने? NGO ने जैसे पेपर वर्क जैसे बोले इस टाइप से मैं पेपर वर्क किया और बैंक से मेरा EMI बंद हो गया। यानी आपने फाइनेंस बैंक के डायरेक्टर को नोटिस भेजा? हाँ जी, नोटिस दिया। फिर उसके बाद आपने बैंक में जाके इसे स्टॉप किया होगा? हाँ जी, मतलब ये 1.5 साल हो गए। तो आपके साथ में आपके वरई के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं वरई के बहुत सारे लोगों से बातचीत किया, वो अलग अलग अपने हिसाब से केस लड़ रहे हैं। अच्छा। कोई लोगों ने एसोसिएशन को ज्वाइन किया है, वो भी कुछ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनको भी ऐसा ही सक्सेस कुछ मिल रहे हैं। जैसे हमें इतना तो सक्सेस मिला, उनको नहीं पब्लिक है तो मतलब वरई वाले लोगों के पास ज्यादा पैसा है इसलिए वो फाइनेंस बैंक के डायरेक्टर फाइनेंस बैंक को दे रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग EMI भी भर रहे हैं। उनको मैं सजेस्ट किया कि EMI वजह कुछ फायदा नहीं है। हाँ। जो बिल्डिंग बना है वो भी सब सड़ा हुआ है, तो EMI बंद करवा के पैसा ही मांगो, ऐसा मैं बहुत सारे बोला। जी, ठीक है। चलिए, बापूजी का क्या कहना है? हाँ, देखिए एक मिनट। ये जो है एक सर्बिया का जो भ्रष्टाचार का घोटाला है, सबसे पहले हमने शर्मा सर को ये बताया था। सबसे पहले हम लोग व्यक्तिगत रूप से 4 लोग मिले थे, हाँ, और धीरे धीरे हमारे 3 साथी जो है यह कह करके कि हम लोगों को 4 लोगों को मामला निपट जाए तब आगे सब लोग बात की जाए, और 3 लोग किनारे हो गए। हम अंत तक लड़ाई में लड़े रहे और धीरे धीरे आप लोग जुड़ते चले गए। ये आज की आवाज़ जो MCA ने किया है, अगर सब लोग इकट्ठा न होते तो ये हम लोगों को जो है रिसीविंग भी देने के लिए न तैयार होते। तो आप लोग ऐसे एकजुट रहिए, हर चीज रहिए, लड़ाई आपके साथ है। हम एकजुट रहेंगे। शर्मा सर, मैडम जी, शेर अली साहब और हमारे सभी बायर्स जो है एकजुट होकर के अपने अपने फेसबुक पर, मीडिया पर, व्हाट्सएप पर सब जो है इस आवाज़ को बुलंद करिए, तब हमको अपना अधिकार मिलेगा। आप पूरा का पूरा जो है, हमको घर नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। एक ही आवाज़, घर नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। सपनों का जो है वो महल छोड़ करके अब हकीकत की जमीन पाइए, अपना पैसा लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भ्रष्टाचार विरोधी अभियान। हाँ, बोलिए। मेरा नाम बापू घबरे है। मैं एग्जैक्ट बांग्ला में 2019 में बुकिंग 2019 में बुकिंग की थी। सिर्फ प्रोजेक्ट का खाली काम चालू था इसलिए बुकिंग किया था। आगे की बिल्डिंग बनने वाली था, वो सिर्फ गड्ढा। वो गड्ढे के ऊपर L&T जैसे बड़े ब्रांड वाली कंपनी ने EMI चालू किया। L&T फाइनेंस में मैं 2019 में से लोन भर रहा था, तो मेरे को भ्रष्टाचार जागृति अभियान से तो जो मार्गदर्शन मिला उनके तरफ से मैं इंक्वायरी किया तो मालूम पड़ गया कि ये प्रोजेक्ट पूरा इलीगल है। तो उसके बाद में हम लोगों को जुड़ना चालू कर दिया। ये प्रोजेक्ट में पैसा मत फंसाओ, अपना EMI स्टॉप कर दीजिए और अपने साथ आगे फ्रॉड हो रहा है वो धीरे धीरे ओपन हो जाएगा, लेकिन इससे अभी से जागेंगे तो और लोग अपने साथ आएंगे, फिर अपन आगे जल्द से जल्द ये बड़ा स्कैम है, ये घोटाला है, ये ओपन करेंगे। तो ये हम लोग अभी जीत के कगार पे आ गए हैं। 2019 से हम लोग लड़ के, तो सब बायर्स ने हम लोग को ऐसा ही साथ देना है। हम लोग जितना भी सेंट्रल एजेंसीज है, स्टेट एजेंसीज है, सबको पेपर वर्क भेज के
सबकी तरफ से जवाब दिया है, लेकिन अपने एमसीए की तरफ से हम लोग को एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है। वो लोगों ने एक बार हम लोग का रिसीविंग लेके दूसरी बार रिमाइंडर के टाइम में हम लोग को एक गुड न्यूज़ दिया है कि हम लोग आगे की कार्रवाई एलएनटी के खिलाफ कर सकते हैं। हम लोग कंपनी खोलना या बंद करना या हमारे हाथ में है, तो हम लोग आगे के जो तुम्हारा जो बिल्डर के साथ में हुआ है, वो बिल्डर का ऑफिस पुणे में है, तो हम लोग पुणे में आपके आरओसी में वो कंप्लेंट भेजेंगे, तो उधर से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। तो सब जितने भी लोग हैं अभी सब घर के चक्कर में ना पड़ के अपना हक के पैसे के लिए किस तरह एलएनटी ने लूटा है, ये सब लोगों को, जितने भी बायर है, मेरे ख्याल से नेरल पुलिस स्टेशन में 1,500 लोगों ने एफआईआर किया है, लेकिन अभी आगे बढ़ने वाले खाली 60 ही लोग हैं। एफआईआर हुआ है या एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दिया है? एफआईआर के लिए एप्लीकेशन 154 के तहत एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दिया है, सीआरपीसी। आगे बढ़ने वाले खाली 60 ही लोग हैं, तो ये हमारे लिए बहुत दिक्कत की है। फिर भी हम लोग 60 लोग जो जुड़ गए ना हमारे साथ, जो अभी है, उनका भी मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ कि हम लोग को सहयोग दिया, तो हम लोग इसलिए हम लोग एमसीए तक हम लोग पहुँच गए, नहीं तो एमसीए हम लोग को खड़ा भी नहीं करता था। तो ये हमारी भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान की ये ताकत है। ये सब लोगों ने दिखाना चाहिए कि बहुत से एनजीओज है, लेकिन ये भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान जो है वो किस तरह से सच्चाई के साथ में लड़ने वाले को साथ देता है। ये बहुत ज़बरदस्त उदाहरण है शर्मा सर ने जो आज ने हमारे एमसीए के ऑफिस में दिया है। और उनको जो रीजनल जो डायरेक्टर थे, उनको लॉ का मालूम नहीं था, मोपा का मालूम नहीं था, उनको भी मोपा का कानून क्या होता है, वो रीजनल डायरेक्टर को भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान अपने शिवनारायण सर शर्मा सर जी इसने बताया किस तरह एलएनटी दोषी है। उसको एक एग्जाम्पल बता के दिखाया, जो बाइक वाले का, दो बाइक अगर बाइक वाला अगर चलाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो दोनों जिम्मेदार रहेगा। उसमें से जो पहला है, तो पहला भी जो एग्जाम्पल एक बिल्डर है और दूसरा एक अपना प्रमोटर है जी। नहीं इरके पहले कंप्लीट करने दी है, तो अपने को ये दोनों को पकड़ना है। एलएनटी ने एलएनटी प्रमोटर है, तो एलएनटी को अपने को पकड़ना ही है। तो एलएनटी 100% चोर है। अभी तो हम लोग इतना लड़ाई लड़े, अभी तो सब जन जागो और चोर को चोर बोलने के लिए सीख जाओ और हमारे पैसे के लिए लड़ जाओ। जी धन्यवाद। संतोष सिंह, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस मामले में? जरूर बोलना है। जैसे कि इतने सारे बायर्स दिख रहे हैं, कोई भी बायर्स आज ये बताए मेरे को, मैं संतोष बोल रहा हूँ कि हम लोग लड़ाई जो है ये 2023 से। हेलो सारे बायर्स, 2 मिनट रुक जाइए आप सब, 2 मिनट के लिए आप लोग सब रुक जाइए प्लीज, इधर आ जाइए 2 मिनट के लिए। सबकी दिल की तसल्ली जो है अपने मुंह से चेहरे पर दिखना चाहिए कि हाँ कि आज हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। दैट मीन्स हम लोग अपनी लड़ाई जो 2023 से चालू किए हैं, पहले हम लोग टेंशन क्या रहता था? टेंशन हम लोग पहले था क्या? EMI भरने का बैंक से कॉल आ रहा था, रिकवरी एजेंट का कॉल आ रहा था, बार बार डर लग रहा था, भाई थाने से नोटिस आ रहा था, लोग जो लोग EMI नहीं भर रहे थे कि हम लोग कैसे अब इसको रोके, कैसे इसको हम लोग स्टॉप करें, EMI कैसे बंद होगा, कहाँ क्या कार्रवाई करना पड़ेगा, किसका कहाँ लेटर डालना पड़ेगा, किसी कुछ पता चल रहा था? नहीं चल रहा था। हम लोग उस तनाव से निकल के आज तक यहाँ पहुँचे हैं। क्या हम लोग आज किसी के पास भी किसी तरह कोई नोटिस आता है? नहीं। किसी एजेंट, कोई रिकवरी एजेंट फोन करता है? कोई बैंक वाला फोन करता है किसी को? क्यों नहीं करता है? वो हमारी पहली जीत थी हम लोगों की, हम लोग की पहली जीत थी, ठीक नहीं थी? आज वो खुशी, आज वो प्रसन्नता, आज वो फ्रस्ट्रेशन किसी का चेहरे पर दिखता है? वो खुशी EMI स्टॉप होने का, वो टेंशन से मुक्त होने का सबके चेहरे पर दिखता नहीं? दिख रहा है ना? तो वो लड़ाई शुरुआत करके आज तक यहाँ हम लोग पहुँचे हैं, तो किससे कैसे पहुंचे हैं? एनजीओ के सहयोग के माध्यम से, शर्मा सर, सोनिका मैडम से सहयोग के माध्यम से, बोलने का इन्होंने सहयोग दिया, इन लोगों ने सिखाया, इन्होंने हम लोग मार्गदर्शन किया, लोगों ने कहाँ पर क्या लेटर डालना है, कहाँ पर किसको नोटिस देना है, कहाँ पर क्या हम लोगों को रिपोर्ट डाल करना है, कहाँ क्या डाल करना है, कहाँ फर्स्ट भी डाल करना है, उसके हिसाब से हम लोग एक रिपोर्ट निकाल रहे, एक जगह लेटर भेज देंगे, सारा रिपोर्ट निकाल के हम लोग अपने फाइल रेडी कर रखे हम लोग। वो फाइल आज हम लोग काम आ रहा है, वो प्रोसेस करते हुए आज एमसीए पहुंचे हम लोग हैं। एमसीए पहुंचे हैं, एमसीए पहुंचने का बाद आज नतीजा है, आज ये भी जो है एक्शन लेने के लिए मजबूर है। ये भी ऐसा कह रहे हैं कि हाँ अगर हमारे दायरे से बाहर पुणे में जाना पड़ेगा आपको वहाँ पर काम करने के लिए, ये हम लोग का लास्ट स्टेज हम लोग का है। हम लोग का ये मजबूती का ये कहा था ना कि लास्ट धक्का जो होता है मजबूती का धक्का होता है। ये मजबूती हम लोग की एकजुटता से आएगी। ये एकजुटता जो है बनाए रखिए, अपनी संख्या को बढ़ाइए,
अपने हौसला को बनाए रखिए और यूनिटी को तोड़िए मत। एक साथ में रहिए। जब जहाँ जरूरत पड़ रहा है ये मत देखिए कि एक दिन का हमारा हाजिरी छूट जा रहा है। मैं सबसे माफी मांगता हूँ कि मैं पिछले 2 महीने से एब्सेंट रहा हूँ, कुछ कारण वजह एब्सेंट रहा हूँ, लेकिन मैं कोई भी मीटिंग कोई भी चीज में एब्सेंट नहीं करता था। यार हमारा इसको अच्छी तरह जानते हैं, सोनिका मैडम, सर जी और शर्मा सर सब जानते हैं अच्छी तरह से। तो ये यूनिटी जब बनी रहेगी ना तो हम लोग लड़ाई जीत निश्चित हम लोगों की। अभी हम लोग का MCA जो रिजल्ट आया हुआ है, सिलेक्शन ने अभी शायद PO से कोई एक MCA का लेटर आया हुआ है, उस पर शायद किसी चर्चा नहीं हुआ है ना। पीओमओ ने इस मैटर को VIP बताते हुए ये कहा है कि इस मैटर में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और ये मैटर जो है फास्ट होनी चाहिए, इस मैटर पे काम होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक पर होनी चाहिए। में हम लोग लेटर भेजे, इसका नतीजा है जी ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंट है वो लेटर का इम्पोर्टेंट बता बढ़ेगी, यानी कि हम लोग जीत का दिशा की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैं बोलूँ अभी? हाँ बोलो। हम लोगों ने जितने भी होम बायर्स है, एक्सरबिया के होम बायर्स है, इन्होंने सबसे पहले जो भी L&T के जो फाइनेंस के डायरेक्टर है, जो भी फाइनेंस है, फाइनेंस के डायरेक्टरों को नोटिस दिया, FIR के लिए एप्लीकेशन दिया। उसके बाद संबंधित डिपार्टमेंट में हम लोगों ने पत्र व्यवहार किया इंडिविजुअल बायर्स लोगों की तरफ से, जिसमें एक MCA भी था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर। तो यहाँ पर भी हमने दिया ROC के पास में। तो ROC ने सभी होम बायर्स को, मतलब सभी होम बायर्स को नहीं, गिने चुने होम बायर्स को L&T के विरुद्ध में क्या दस्तावेज है, क्या सबूत है, वो हमें पत्र देकर मांगा। जैसे संजय पाटिल जी को एप्लीकेशन दिया, उसके बाद प्राजक्ता बिले जी को दिया। ऐसे 4-5 गिने चुने बायर लोगों को MCA के द्वारा पत्र भेजा गया कि L&T के विरुद्ध में आपके पास क्या दस्तावेज है वो हमको दीजिए। जिसके बाद सभी उसी का सहारा लेकर, उसी के आधार पर सभी होम बायर्स ने, एक्सरबिया होम बायर्स ने MCA के ROC को सबूत के साथ में 28 जुलाई 2025 के दिन 200-250 लोगों ने सबूत दिए, दस्तावेज दिए कि L&T ने हमें ऐसा ऐसा लूटा है, L&T ने मोफा के कानून को तोड़ा है, RBI के नियमों को तोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को तोड़ा है, MCA के कानून को तोड़ा है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, MCA की जिम्मेदारी है कि MCA L&T का लाइसेंस कैंसिल करे। हमें पैसा नहीं चाहिए MCA से, MCA हमें पैसा नहीं दिला सकते। हमने ये कहा है कि MCA का जो L&T ने जो MCA का कानून तोड़ा है, उसके तहत में L&T के डायरेक्टरों को जेल भेजा जाए और जो L&T की जो कंपनी है, L&T फाइनेंस लिमिटेड, L&T हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए और इनके डायरेक्टरों को जेल भेजा जाए। हमने हमारी ऐसी मांग थी, लेकिन 28 जुलाई 2025 के शिकायत पत्र देने के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जिसके बाद हम लोगों ने 14 अक्टूबर 2025 के दिन वापस रिमाइंडर दिया MCA में आकर, 20-25 होम बायर्स ने रिमाइंडर दिया, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग रीजनल डायरेक्टर के पास में ये फाइल जो है आपका भेज रहे हैं कार्रवाई के लिए। जिसके बाद हम लोग रीजनल डायरेक्टर जी से मिले थे। रीजनल डायरेक्टर जी ने L&T का डिफेंस करते हुए ये कहा कि आप लोग गलत जगह जा रहे हो, L&T ऐसा कर ही नहीं सकती। बरोबर। लेकिन हमने सबूतों के साथ में दिया है कि L&T ने ऐसा किया है। L&T एक देशद्रोही कंपनी है। L&T ने 5700 होम बायर्स को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। अपने जॉइंट अकाउंट में, एस्क्रो अकाउंट में L&T जैसी देशद्रोही कंपनी ने पैसा लिया। जो पैसा भवन निर्माण कार्य में खर्चा होना चाहिए था, वो पैसा L&T ने अपने जॉइंट अकाउंट में लिया और पैसा लेके उड़ गई और 5700 होम बायर्स को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया, उन्हें खून के आंसू रुलाए। तो हमने ये MCA के डायरेक्टरों, रीजनल डायरेक्टर को ये बात कही, जिसके बावजूद भी MCA के डायरेक्टर ने L&T का ही पक्ष रखा। उसके बाद हम लोगों ने ये MCA के डायरेक्टर को ये कहा था 14 अक्टूबर 2025 के दिन कि जनाब आपके पास जो ताकत है, MCA के पास जो ताकत है, उसके तहत संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करके आप कार्रवाई कीजिए। हमारी यही मांग है, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए MCA के द्वारा, आप हमें पैसा नहीं दिला सकते हो, लेकिन आपके पास पूरी ताकत है। जब आप L&T को जन्म दे सकते हो तो L&T को आप मार भी सकते हो। तो L&T ने अपराध किया है, घिनौना अपराध किया है।
जघन्य ने अपराध किया है तो एल&टी जैसे कंपनी को लाइसेंस कैंसिल किया जाए और इनके ऊपर इनके डायरेक्टर को जेल भेजा जाए, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद आज दिनांक 4 नवंबर 2025 के दिन हमारी पूरी जो भी एक्सरबिया की जो बायर्स है वे सारे लोग यहाँ पर आए और अपना रिसीविंग आए और रीजनल डायरेक्टर से मिले, एमसीए के रीजनल डायरेक्टर से। एमसीए के रीजनल डायरेक्टर ने हमें आज ये आश्वासन दिया, ये कानून बताए कि हम एमसीए के पास कानून है, एमसीए के पास ये ताकत है कि एमसीए एल&टी के डायरेक्टरों को नोटिस भेज सकता है। अगर एल&टी के डायरेक्टर ने जो भूतकालीन जो डायरेक्टर थे जिन्होंने अपराध किए हैं उनको हम जेल भिजवा सकते हैं। और एल&टी ने अगर साबित हो जाता है कि एल&टी ने ये साबित हो जाता है कि एल&टी कंपनी ने अगर सच में एमसीए कानून को तोड़ा है, मोफा कानून को तोड़ा है, आरबीआई के गाइडलाइंस को तोड़ा है, तो एल&टी की कंपनी को भी बंद कराने का काम किया जाएगा। ये डायरेक्टर ने हमें आश्वासन दिया है और डायरेक्टर ने हमें ये कहा कि आप पुणे के आरओसी से मिलिए, उन्हें अपनी सारी बात बताइए, उनके ज्यूरिडिक्शन में जो भी ताकत आएगी, जो भी उनकी संवैधानिक ताकत है, उस संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करके एल&टी को और जो भी डायरेक्टर है उनको नोटिस भेजेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये हमें आश्वासन दिया है रीजनल डायरेक्टर ने। तो आज हमें ये भी कहा कि आप लोग हमें 2 कॉपी दीजिए, 3 कॉपी दीजिए, एक पे रिसीविंग लीजिए और 2 कॉपी हमें दीजिए। आज ही तत्काल हम पुणे के आरओसी को आपकी फाइल पूरी भेजेंगे और जल्द से जल्द इस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो हमें अपेक्षा है कि रीजनल डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर के रीजनल डायरेक्टर अपने संवैधानिक पद का उपयोग करेंगे, संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएंगे, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को निभाते हुए एल&टी के ऊपर ईमानदारी से एल&टी कंपनी पर इनके डायरेक्टरों पे जो भ्रष्ट डायरेक्टर है, देशद्रोही डायरेक्टर है, जिन्होंने एक्सरबिया बायर्स को लूटा है, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये हमें अपेक्षा है। तो आप सभी से यही मेरी विनती है कि संविधान का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, कलम का भरपूर इस्तेमाल कीजिए और एकजुट हो जाइए। संविधान का कलम चलेगा तो अच्छे से अच्छा डिपार्टमेंट हिल जाएगा और सब कार्रवाई करेंगे। और आरडी ने हमें ये भी कहा कि आरओसी, पूना का आरओसी, संबंधित जो डीजीपी है, एसपी है, इनको खुद लेटर भेजेंगे कि एल&टी ने मोफा के कानून को तोड़ा है। खुद वो अपने लेटर हेड पे लेटर भेजेंगे कि इस कानून के तहत में इसके ऊपर एफआईआर की जाए। मैं इतना ही बोल के अपनी बात को यही कर रहा हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।